शादर नमस्कार। आज एक अलग सी विधा है जिसे हम स्वर विज्ञान के नाम से जानते हैं। साथियों, स्वर विज्ञान एक ऐसा पुरातन विज्ञान है जिसके द्वारा हम अपने हाँ ना के प्रश्नों को देखते हैं। उदाहरण के लिए, आपने किसी आचार्य से पूछा या आपसे किसी ने पूछा कि ये काम करना चाहिए कि नहीं, तो आपको केवल हाँ या ना में उत्तर देना होता है। वह प्रश्न जिस समय पूछा जाता है, आपको तुरंत 10-15 सेकंड में यह आकलन करके अपनी शारीरिक गतिविधियों, अपनी श्वास नली से यह आपको निर्धारित कर देना होता है कि आप इस काम के लिए उपयुक्त हैं या नहीं, आपको करना चाहिए या नहीं, या आपके करने से क्या हानि है या लाभ है, ऐसा। तो इस विषय के जो बहुत कम जानने वाले इस विषयों में वर्तमान में अभी इस संसार में हैं, और उनमें से ही जो दुर्लभ व्यक्तित्वों में हमारे आचार्य और इस विषय के मार्मिक विशेषज्ञ, और जिन्होंने बड़ी सूक्ष्मता से और अपनी अल्पायु से इस विषय का अध्ययन किया है, और जिन्हें हम बड़े आदर के साथ हमारे प्रोफेसर श्री रामदेव साहू इस नाम से संबोधित करते हैं हमारी ऋषि परंपरा के अनुसार। तो हमारे आचार्य जी को सादर प्रणाम निवेदित करते हुए हम उनसे यह जानना चाहते हैं कि वास्तविकता में यह स्वर विज्ञान क्या है और यह क्यों आवश्यक है, इसमें कितनी सत्यता है, हम जानना चाहेंगे प्रोफेसर साहब। देखिए, स्वर विज्ञान अपने आप में एक बहुत अनोखा विज्ञान है, और यह क्या है कि आपके आत्मनियंत्रण पर निर्भर करता है। आपका जो शरीरस्थ जो आत्म तत्व है वो क्रियान्वित हो रहा है, और निरंतर क्या है कि सक्रिय रहता है जी। इसमें हमारे क्या है कि जो दो स्वर चलते हैं, पहला सूर्य स्वर है, दूसरा चंद्र स्वर है। ये निरंतर गतिशील रहते हैं। सूर्य स्वर के बाद में चंद्र स्वर चलने लग जाता है, चंद्र स्वर के बाद में सूर्य स्वर चलने लग जाता है। ये दोनों क्या है कि परिवर्तित तो होते रहते हैं जी। और इन स्वरों का जो विज्ञान है वो हमारे जीवन के प्रत्येक क्रिया को प्रभावित करता है। जिस प्रकार से हम मानते हैं कि ज्योतिष शास्त्र जैसे ग्रहों के प्रभाव को बताता है, वास्तुशास्त्र जैसे क्या है कि अपने दूसरी चीज़ों के प्रभाव को बताता है, वास्तु संबंधी रश्मियों के प्रभाव को बताता है, तो मानव का स्वयं अपना जो स्वर है वो भी उसकी प्रवृत्ति में मैं सफल होऊंगा कि नहीं होऊंगा, तो इसको वह स्वयं भी बताता है। तो इसलिए क्या है कि व्यक्ति स्वयं भी जान सकता है कि मैं जो कार्य करने जा रहा हूँ वो कार्य मुझे करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, मैं सफल होऊंगा या नहीं होऊंगा। तो ये जो निर्धारण है ये स्वर स्वयं उसको बता देता है। लेकिन चूँकि स्वर विज्ञान को नहीं जानने के कारण जी। व्यक्ति, जो सामान्य व्यक्ति है, वो उसका अनुमान नहीं कर पाता है। और दूसरा क्या है कि इस स्वर विज्ञान को कई ज्योतिषी लोग भी काम में करते हैं, क्योंकि काम में लेते हैं, क्योंकि उनके पास कई ऐसे व्यक्ति प्रश्न पूछने के लिए आते हैं जिन प्रश्नों का उत्तर या समाधान जल्दी देना होता है। जी। और उन व्यक्तियों के पास न कोई उनकी जन्म कुंडली होती है, न कोई और कोई चीज़ ऐसी होती है जिससे क्या है कि उस समस्या का कोई जो है हल नज़र आता है। दूसरी बात क्या है कि प्रश्न कुंडली भी आजकल निरर्थक हो गई है, क्योंकि जो ज्योतिषी लोग प्राय करके क्या है कि स्वयं ही समय दे देते हैं कि मेरे पास 3 बजे आना, तो फिर प्रश्न कुंडली का कोई महत्व नहीं रह गया, क्योंकि आपने समय स्वयं ही दे दिया, तो फिर प्रश्न का समय कहाँ रहा उसका। तो तात्पर्य कि ऐसी स्थिति में जब कोई व्यक्ति अचानक आपसे कोई प्रश्न पूछता है, तो उस स्थिति में क्या है कि आप यदि स्वर के विशेषज्ञ हैं तो उसके आधार पर आप क्या है कि जवाब दे सकते हैं कि आप इस अमुक कार्य में सफल होंगे जी। या असफल होंगे। तो ये
क्या है कि बहुत से आचार्य इसको उपयोग में लेते हैं। जी, जैसे हम स्वर का जो अर्थ है वो सुर समझ रहे हैं, या ये वैसा सुर तो नहीं है, या फिर हमारी ये श्वास क्रिया से आधारित जो स्वर है, ये थोड़ा सा इसके बारे में हमें थोड़ा बारीकी से आप बताएं। देखिए, स्वर तो क्या है कि अपनी श्वसन क्रिया के माध्यम से जो बाहर जो वायु आ रहा है और जी। जो वायु अंदर जा रहा है, जी। तो उसी के आधार पर ग्रहण किया जाता है। और इस स्वर के अंदर क्या है कि जो हमारा वाक तत्व है, यानी जो वाणी है, जी। या जो जिसको हम सरस्वती कहते हैं, जी। तो एक तरीके से वो वाक इसमें समाहित है। क्योंकि वाक के बिना क्या है कि वायु में शब्द नहीं होता। जी। जब हम सांस लेते हैं तो थोड़ा सा क्या है कि हमको अनुभव होता है कि इसमें कुछ शब्द है, और ये वायु हमारे क्या है कि नाभि से उठती है और नासिका छिद्रों के माध्यम से ये क्या है कि बाहर निकलती है, इसका ग्रहण होता है। तो हम क्या है कि जिस स्वर के आधार पर बताते हैं, तो क्या है कि बाहर जो स्वर निकल रहा है हमारा, क्योंकि बाहरी कार्यों से हमारा लेना देना, आंतरिक कार्यों के बारे में हम नहीं पूछ रहे, हम पूछ रहे हैं बाहरी कार्यों के बारे में, यानी बाहरी जो सांसारिक जो क्रियाकलाप है उनके बारे में ही प्रश्नकर्ता पूछता है। तो इसलिए क्या है कि जो स्वर हमारा जो बाहर निकल रहा है उसको हम देखते हैं कि किस छिद्र से बाहर निकल रहा है, तो उसके आधार पर क्या है कि इसमें निर्णय लिया जाता है। जी। तो ये जो विद्या है ये अत्यंत गूढ़ विद्या इसलिए है क्योंकि एक तो स्वर का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप क्या है कि उसको नाक को दबा करके देखेंगे, या कोई आप उसको क्या है कि तो वैसा नहीं है। स्वर विज्ञान का जब ज्ञान हो जाता है तो अपने आप ही उसको पता चल जाता है कि मेरा स्वर कौन सा चल रहा है, दाहिना स्वर चल रहा है, बायां स्वर चल रहा है, यानी सूर्य स्वर चल रहा है या चंद्र स्वर चल रहा है। तो उसके आधार पर क्या है कि वो तुरंत जवाब देने में समर्थ होता है। कई बार क्या है कि सामान्य स्वर भी चलता है, यानी दोनों से ही एक साथ स्वर चलता है। जी। तो ऐसी स्थिति में क्या है कि उसका फल क्या होगा, तो ये क्या है कि निर्धारण भी किया जाता है, उसमें अवरोध भी होता है, कई प्रकार की बातें उसमें होती है। जैसे कि जो प्रश्न करता है उसके मन में ये प्रश्न होता है और उसके सामने कोई ऐसी चुनौती होती है कि उसे वहाँ जाना चाहिए या नहीं, उसे किसी को जो व्यक्ति उधार मांगता है उसे उधार देना चाहिए या नहीं, इस भय से वह नहीं देना चाहिए कि हो सकता है ये वापस लौट कर नहीं आए, या हो सकता है कि हमें अपने मूल के साथ ब्याज भी वहाँ से मिल जाए, यानी कि ये लाभ हो गया। तो जैसे एक मैं उदाहरण के लिए आपसे पूछूं कि मुझे इस शेयर मार्केट में ये शेयर खरीदना चाहिए या नहीं, ऐसा कोई जातक कोई प्रश्न करता मुझसे पूछे, तो मैं उसका किस आधार पर थोड़ा सा प्रैक्टिकल आप बताएंगे मुझे कि कैसे होता है ये पूरी क्रिया से? पहले तो आप स्वर को समझने की कोशिश कीजिए। जी। यानी दो स्वर हमारे हैं, तो दाईं तरफ से जो स्वर चलता है वो सूर्य स्वर है, यानी वो ये स्वर हमारे क्या है कि पिंगला नाड़ी से वो जो है कनेक्टेड है और उसी से निकलता है। इसी प्रकार से क्या है कि जो हमारा बायां स्वर है जो ईडा नाड़ी से क्या है कि कनेक्टेड और उससे निकलता है वो चंद्र स्वर है। जी। तो क्या है कि सूर्य स्वर क्या है कि दिन में प्रभावी रहता है और चंद्र स्वर क्या है कि वो रात में प्रभावी रहता है। लेकिन इनका जो फल है वो क्या है कि कई विषयों में विपरीत होता है, कई विषयों में समान होता है। तो इसका ज्ञान भी आपको आवश्यक है। जी। हमारे आचार्य किस तरीके से क्या है कि वो जो स्वर जो चल रहा है यदि वो विपरीत चल रहा है तो अभी कैसा फल देगा, तो विषय भेद से क्या है कि इसकी जो प्रक्रिया हो रही है उसमें भेद को समझना बहुत जरूरी है, तब आप प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे। जी। हमारे आचार्य जी का कहना है कि जैसे जो दिन का समय होता है उसमें हमारा ये दायां नाक चलता है जिससे हमारी वायु जाती है, हमारे दोनों जो श्वास नलियां हैं वो एक समय पे कार्य नहीं कर रही होती हैं। तो ये जो दोनों नाड़ियां हैं सूर्य और चंद्र नाड़ी स्वर हैं, तो दिन में हमारा जो दायां यानी कि राइट हमारा जो श्वास नली है वो कार्य करती है। और ऐसा नहीं है जी, दिन में दोनों स्वर ही चलते हैं, दोनों स्वर कंटिन्यूअस बदलते रहते हैं, चलते रहते हैं, लेकिन दिन में उसकी प्रधानता है। जी, प्रधानता है। हाँ, यानी उसको मुख्य माना जाता है जी, ये है। और रात्रि में चंद्र स्वर को मुख्य माना जाता है। और ये दोनों क्या है कि अपने अपने कार्य के हिसाब से मुख्य हैं। जी। यदि आपको क्या है कि सूर्य से संबंधित
प्रश्न है। यानी सूर्य और चंद्र दोनों को क्यों माना गया और दोनों की स्वर विद्या का आधार क्या है? तो इसका आधार वैदिक है। जो वेद में कहा गया अग्नि सोमात्मकम जगत, यानी अग्नि और सोम, इससे संपूर्ण ब्रह्मांड यानी विश्व उत्पन्न होता है। और ये अग्नि और सोम तत्व ही क्या है कि हमारी इन दोनों नाड़ियों से चलते हैं। अग्नि तत्व पिंगला नाड़ी से चल रहा है, सोम तत्व हमारी क्या है कि चंद्र नाड़ी से चल रहा है। तो ये जो दोनों जो तत्व हैं ये ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन्हीं से क्या है कि विश्व चल रहा है और हम भी चल रहे हैं। और यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे के अनुसार क्या है कि हमारे पिंड में भी वो ब्रह्मांड समाया हुआ है। तो इसका जो संपूर्ण क्रियाकलाप है उसका मूल आधार ये दो ही तत्व हैं। तो इनमें क्या है कि सबसे पहले हमको यही जानना पड़ेगा कि आपका जो प्रश्न है वो किस तत्व से संबंधित है। यदि दिन में प्रश्न पूछा गया है जी, और यदि वो सूर्य तत्व से संबंधित है, तब तो आपकी क्या है कि नासिका का क्या है कि जो दक्षिण भाग का यानी दक्षिण स्वर जो चल रहा है तो वो आपको क्या है कि शुभ फल कारक हो रहेगा। जैसे उदाहरण के लिए आप कहीं जा रहे हैं, कहीं आपको सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो चूंकि देखिए गमन क्रिया क्या है कि दैनिक क्रिया ऐसी नहीं है, यानी रात्रि जो है उसमें गमन निषिद्ध है वैसे प्राकृतिक तौर पर, क्योंकि रात्रि को अंधेरा हो जाता है। वो रात्रि केवल शयन के लिए उपयुक्त मानी गई है या काम पुरुषार्थ के उपभोग के लिए उपयुक्त मानी गई है, लेकिन गति के लिए रात्रि को उपयुक्त नहीं माना गया। इसलिए गमन का यदि प्रश्न है तो वहाँ पर क्या है कि सूर्य स्वर को देखना पड़ेगा। तो इसलिए आप सूर्य स्वर के आधार पर उसकी सफलता का निर्णय दे सकते हैं जी। यदि सूर्य स्वर चल रहा है तो निश्चित रूप से आप गमन कर रहे हैं तो आप सफल होंगे जी, ये सुनिश्चित है। तो इस प्रकार से आपको प्रत्येक प्रश्न को समझना पड़ेगा कि किससे संबंध रखता है जी, तो उससे आपको जानकारी प्राप्त होगी। जैसे कि उस व्यक्ति को उधार देना चाहिए या नहीं, ऐसा कोई प्रश्न है तो इसको किस श्रेणी में हम लेंगे, किस नाड़ी से संबंध रखेंगे? देखिए, उधार देना और उधार लेना दोनों जो लेन देन वाला जो प्रश्न है ये क्या है कि दोनों से संबंध रखता है, क्योंकि इसमें देना भी निर्भर है और लेना भी निर्भर है। क्योंकि देने से ही निर्णय नहीं हो जाएगा, लेने वाला दे पाएगा कि नहीं उस पर भी निर्णय डिपेंड करता है। तो ऐसी स्थिति में ये जो प्रश्न है ये दोनों नाड़ियों से संबंधित है जी। तो इसमें क्या है कि जैसे समान स्वर यदि चलेगा तो उस समय के आधार पर निर्णय लिया जाएगा। इसमें ऐसा नहीं कि किसी एक स्वर के चलने पर क्या है कि आप निर्णय ले लेंगे, तो निर्णय नहीं ले सकते, ये है। तो इसमें क्या है कि दोनों स्वर जब चल रहे हों तो उस हिसाब से क्या है कि इसमें निर्णय लिया जाता है जी। तो इसमें कोई हम कुछ सेकंड की घटी की ऐसे कुछ गणना भी करते हैं हमारे श्वास नली के आधार पे? हाँ, देखिए इसमें क्या है कि आपको दूरी की भी कल्पना करें तो श्वास मेरा कितनी दूरी तक जा रहा है इसको भी देखना पड़ता है इसके अंदर कि नासिका से श्वास तो आ रहा है, जैसे मेरा क्या मान लीजिए दक्षिण स्वर चल रहा है, लेकिन स्वर कितनी दूरी तक जा रहा है मेरा, यानी एक बार जो सांस बाहर निकल रहा है तो कितनी दूरी तक जा रहा है। तो उस दूरी के आधार पर भी क्या है कि फल में भेद आ जाता है, कम सफलता मिलेगी, ज़्यादा मिलेगी, बहुत ज़्यादा मिलेगी, या जो है बिल्कुल नहीं मिलेगी, या मिल करके भी क्या है कि फिर नहीं मिला जैसा हो जाएगा। तो ये सब जो निर्णय है वो स्वर की गति के आधार पर निर्धारित होते हैं जी जी। तो इसमें स्वर की गति देखी जाती है कि आपका जितनी तेजी से आ रहा है या धीरे धीरे आ रहा है या रुक रुक करके श्वास आ रहा है, तो ये उसमें देखा जाता है। जैसे नाड़ी देखता है वैद्य, तो उसमें क्या है कि नाड़ी चल रही है, तेजी से चल रही है या धीरे धीरे चल रही है या रुक रुक करके चल रही, तो वही स्थिति क्या है कि स्वर के संबंध में जी जी। तो अगर देखा जाए तो यह कितना बड़ा विज्ञान है और इसको जानना एक क्या सामान्य व्यक्ति के लिए भी उपयुक्त है, इसे जानना चाहिए? देखिए, इसको जानने से बहुत लाभ है। उदाहरण के लिए ये है कि लाभ तब होंगे जब लाभ की बातों को वो समझेगा। जैसे क्या है कि हमसे कह दिया जाता है रात को क्या है कि हमारे जो व्यक्ति पढ़े लिखे नहीं होते थे, आज से पहले हमारे जो पूर्वज थे वो कहते थे कि भाई बाईं करवट सोना चाहिए। क्यों कहा बाईं करवट सोना चाहिए? बाईं करवट सोने का मतलब है कि आपका दायां स्वर ज़्यादा चलेगा, और दायां स्वर क्या है? सूर्य स्वर है। तो रात्रि को क्या है कि सूर्य स्वर चलेगा, सूर्य है प्राण, तो प्राण आपका प्रबल रहेगा तो आयु आपकी बढ़ेगी। तो ये बहुत बड़ा है। क्यों? किसी ने जो है ऐसा भी कहा है कि दिन में तो चंदा चले, चले रात में सूर।
तो निश्चय कर जानिए जीवेगो भरपूर। यानी तात्पर्य ये है कि जिसका रात्रि में स्वर यदि क्या है कि दायां स्वर चलता है और दिन में बायां स्वर ज्यादा चलता है, अधिक मात्रा में चलता है, तो ये समझ ले कि वो आदमी निश्चित रूप से दीर्घायु होगा, लंबी आयु का होगा। लंबी आयु मिलेगी। तो क्या है कि लाभ है, उसको जानेंगे तब क्या है कि वैसा आचरण करेंगे। जी है अब जैसे मान लीजिए स्वर ज्ञान नहीं है और मेरा बायां स्वर चल रहा है और उस समय मान लीजिए क्या है कि मैं कहीं पर जा रहा हूं तो मैं असफल होऊंगा। तो तात्पर्य ये है कि उसे जानना चाहिए। ऐसे ही क्या है कि जो हमारे जो पूर्वज थे वो ये कहा करते थे कि भाई चलते समय क्या है कि दक्षिण पैर को क्या है कि घर से बाहर रखना चाहिए पहले। तो तात्पर्य ये है कि दक्षिण पैर को रखने का मतलब ये कि दक्षिण स्वर चलेगा तभी आपका दक्षिण पैर आगे बढ़ेगा, अन्यथा नहीं बढ़ेगा। दक्षिण ये पैर है। से क्या तात्पर्य है आचार्य? क्योंकि ये जो नाड़ी है इसका प्रभाव ऐसा नहीं है कि ये नाड़ी केवल हमारे सिर के अंदर प्रभाव कर रही है। नाड़ी जो तंत्र है वो हमारा पूरे नीचे से लेकर के एडी से लेकर के सिर तक क्या है कि पूरा नाड़ी तंत्र जो है हमारा एक ही उससे बंधा हुआ है। और इसलिए क्या है कि हम नाड़ी तंत्र की जब बात करते हैं तो ये क्या है कि जो इसका तरीका, जो इसकी क्रिया है, उसको समझने पर ही हम ये चीज कर पाएंगे, नहीं तो क्या है कि हम कैसे अपना पाएंगे इसको। जी, जो आपने बताया दक्षिण पैर हमारा कौन सा होता है, दायां या बायां? दायां, दायां दक्षिण। दायां पैर यानी कि पहले जो हमारा राइट लेग है वो पहले आगे बढ़नी चाहिए, बढ़ना चाहिए। इसी के साथ ही क्या है कि दायां स्वर चलेगा तो हमको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। यानी हमारी आंगिक क्रिया भी वही हो रही है और हमारी स्वर की क्रिया भी वही हो रही है जो गति का। तो हमारी गति क्या है कि गति दोनों से होती है, पैर से भी गति होती है और गति हमारी क्या है कि उस वायु की भी हो रही है, वो भी गति बता रही है। तो गति में क्या है कि यदि दुगना बल हो जाएगा तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। तो इस प्रकार से क्या है कि हमको कई मामलों में क्या है कि हम सफलता का अनुभव कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो ऐसे कुछ लाभ हानि से विचार किया जा सकता है, ऐसे जो श्वास प्रक्रिया को समझ कर भी हम ऐसा निर्णय ले सकते हैं। नहीं होगा तो उसमें क्या है कि देखिए हानि की संभावना तो रहती है। जैसे क्या है कि कोई व्यक्ति रात्रि को क्या है कि हमेशा क्या है कि दाईं करवट से ही सोता है, तो रात को क्या है कि बायां स्वर ही उसका ज्यादा चलेगा जी, और दिन में क्या है कि मान लीजिए उसका जो है दायां स्वर ज्यादा चलता है। तो ऐसी स्थिति में क्या है कि उसकी आयु क्या है कि कम होगी ऐसा है। और जैसे कुछ व्यक्तियों का उल्टा सोने की एक प्रवृत्ति होती है, वो बिल्कुल हाँ देखिए विपरीत शयन करने से क्या है कि दोनों स्वर जो है ना वो या तो मंद चलेंगे। पहली बात तो क्या है कि जो श्वास की जो गति है वो पूर्ण रूप से नहीं चल पाएगी और वो क्या है कि मंद स्वर चलेगा। तो मंद स्वर चलने से क्या है कि सूर्य स्वर भी मंद है और चंद्र स्वर भी मंद है। तो ऐसी स्थिति में क्या है कि उस व्यक्ति का भी क्या है कि अल्पायुष्य तो होगा ही, लेकिन उससे कई प्रकार की दूसरी हानियां भी है। वो हानियां ये है कि उसके साथ कोई दुर्घटना घटित हो सकती है, शत्रु उसको परेशान कर सकते हैं। तो इस प्रकार के जो बाह्य प्रभाव उनका आकलन भी क्या है कि इसके आधार पर किया जाता है। जी, तो इस स्वर विज्ञान को और अधिक सक्षमता से और कुशलता से जानने के लिए हम किन आचार्यों का किन ग्रंथों का हम सहयोग ले सकते हैं और किसी प्रकार से इसे विधिवत जाना जा सकता है? जो देखिए स्वर विज्ञान के तो कई ग्रंथ हैं और क्या है कि आप उसके विषय में क्या है कि जो लोग क्या है कि जैसे योग शास्त्र को जानने वाले हैं या जो योग करने वाले हैं, जो निरंतर क्या है कि इस क्रिया को करते रहते हैं, तो उनका परामर्श लेना चाहिए। वैसे ये जो विषय मूल रूप में हठ योग से जुड़ा हुआ है, तो जो लोग क्या है कि हठ योग की साधना करते हैं वो लोग क्या है कि स्वर को पूर्ण रूप से अच्छी तरह से पहचानते हैं, क्योंकि जो स्वर हमारा नाभि से चलता है और जो नासिका छिद्रों से जो बाहर निकलता है, तो उसकी गति को क्या है कि पूरी गति का अनुमापन करने में जी वो समर्थ होते हैं। हम आप और जो सामान्य व्यक्ति है तो वो क्या है कि हम जैसे स्वर आ रहा है तो हमारे नाक से जो बाहर निकल रहा है वहां से बाहर तक का तो हम अनुमान कर लेंगे, लेकिन अंदर से उसकी गति कैसी थी, नाभि से वो चला वहां से क्या गति थी, तो इसका जो अनुभव है वो तो केवल वही कर सकते हैं जो योग का अभ्यास करते हैं या इसे तो क्या हम निष्कर्ष रूप से ये कह सकते हैं कि स्वर से हम हर प्रश्न का समाधान कर सकते हैं? उसके विषय में हम पक्के हो सकते हैं? क्या है कि सफलता असफलता का निर्णय तो कर ही सकते हैं जी। दूसरी बात क्या है कि कुछ लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा इसका निर्णय कर सकते हैं। तो ये तो स्वाभाविक है कि कुछ मामलों में हम क्या है कि उसमें त्वरित क्या है कि हम उस निर्णय पर पहुंच सकते हैं, क्योंकि ऐसा देखा भी गया है कई बार क्या है कि जब स्वर तेजी से चलता है और वही स्वर चल रहा है जो उसका सपोर्टर है, तो ऐसी स्थिति में क्या है कि कोई भी जो स्वर विज्ञान का जानने वाला है वो कह देता है कि यह निश्चित रूप से होगा ही होगा, अवश्य होगा, तो फिर वहाँ उसमें बाधा नहीं आती, वो कार्य अवश्य होता ही है।
ऐसा जी। उदाहरण भी देखे गए हैं ऐसे। तो आपसे एक आखिरी प्रश्न के रूप में आप कुछ ग्रंथ ऐसे सुझा सकते हैं नाम सहित जिन्हें स्वर विद्या का ज्ञान जिनके द्वारा हम कर सकते हैं? हाँ, नहीं, स्वर विज्ञान के नाम से ही मिलते हैं, जी। क्योंकि देखिए जो संस्कृत वाले जो टेक्स्ट हैं, तो टेक्स्ट तो आपको क्या है कि इसमें अलग से मिलेंगे, जी। और उन टेक्स्ट को देखना चाहिए तब तो आपको क्या है कि संस्कृत वाले ग्रंथों को देखना चाहिए, तो वो अलग प्रकार के मिलेंगे। लेकिन जो व्याख्या ग्रंथ है ना, जी। वो बहुत ज़्यादा लिखे गए, क्योंकि इसका योग शास्त्र वाले जो ग्रंथ है उनमें कहीं कहीं पर आपको मिलेगा, जी। ये है। तो पूर्ण रूपेण आपको जो लिखा गया है वो तो जो योग साधना करने वाले को अपने अनुभव के आधार पर लिखा है, जी। तो अनुभव के आधार पर लिखे गए कई ग्रंथ आपको मिल जाएंगे, तो तो उनका आप अर्थात अध्ययन यह कर सकते हैं। योग साधना से जुड़ी हुई एक विद्या है जिसका योग शास्त्र में वर्णन है। हाँ। ऐसा जी बिल्कुल। और इसके विषय में हम कभी और गहनता से अपने प्रश्न निर्माण कर और विस्तृत जानेंगे। और इस अमूल्य जानकारी के लिए, इस मार्गदर्शन के लिए हमारे आचार्य महोदय का हम अनंत कोटि आभार व्यक्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद आचार्य जी, प्रणाम।